रहता है, वो रशिया से ऑयल भी लेता है और वो अमेरिका का मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, ग्लोबल पार्टनर है, बिजनेस कर रहा है। वो तो नहीं अभी इतने सराउंडिंग कंट्रीज के साथ जो हम बजट दे रहे हैं डिफेंस को, वो हम दें अपनी एजुकेशन को, वो हम हेल्थ को दें, हम अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाएं बाहर। देखें, ये पिछले 3 साल में बेशुमार कंपनीज अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, अपने जुनाब अहकाम जो शरीयत ने हमें दीन इस्लाम जो शरीयत तब तक ग्रो नहीं कर पाएंगे। तब तक ग्रो नहीं। मतलब इंडिया ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ नहीं वो एक कैसे? और चीज ना 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 मैं तो उनकी वो प्रैक्टिस गैर करता मुस्लिम है। नो 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 आप मेरी बात समझे, आप इस पे फतवा ना कोई लगा दे, लेकिन मेरी देखिए, बात लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलेगा वो गिरफ्तार, जी जो वो सिर्फ गिरफ्तार नहीं, वो एजेंट होगा इंडिया का, वो वेस्टर्न। आप उसको गद्दारी का नाम दे दें, आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन ये एक वाहिद मीडिया है जो उम्मीद है। और ये जो बातें हैं ये हर पाकिस्तानी नहीं जानता, हर आम पाकिस्तानी को बता दिया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मजहब पूरी दुनिया में मजहब के ठेकेदार हम। ये जो बातें हैं, मेडिकल का क्या कर रहे हो भाई, ठेकेदार हम बने। लोग अपने जिस्म पे बम बांध के टैंकों के नीचे घुस गए थे। आप देखें वो कौन सा वक्त था, वो ईमान का जज्बा मैं ही था ना। टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा आप हूँ। टेक्नोलॉजी तो कुछ मस्त ना है। करें, प्रैक्टिकली कुछ ना करें, मतलब अल्लाह पे यकीन रखें। अल्लाह पे यकीन रखते हुए टेक्नोलॉजी को अपनाएं, और टेक्नोलॉजी ही रिटायर हो जाइए ना प्लीज़। ये अपने ज़माने में बोल लेते तो अच्छा था, उस वक्त वो नौकरियां करते रहे, पैसे लेते रहे, बंगले लेते रहे, मरबे लेते रहे। अब जो मौजूदा है उनको जनाब वो लगे हुए बातें कर रहे हैं, वो ये इस तरह वो इस तरह जान फिनिश्ड बिजनेस कहा गया, और बहुत हद तक दुनिया इस सार में और इन चीज़ों में रही। लेकिन 75 साल बाद और अभी भी हमारी जो सरकार और हमारी जो लीडरशिप है, वो इस सिंड्रोम या इस फिनोमिनन या इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए। उनको शायद पता नहीं है ग्लोबल रियलिटीज़ क्या से चेंज हो रही हैं। वो अपनी उसी एक डगर में, जिसे कहते हैं ना, किसी खूह च डिगे रहते हो, एंड देन फिर वहाँ से बाहर नहीं देखना चाहते कि बाहर की होंडा है और बाहर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हिना रबानी खर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, जिनको बड़ी ग्रिप और कहा जाता है कि वो बड़ी टफ निगोशिएटर हैं। ये मैंने उन लोगों से सुना है जो लोग अक्रॉस द टेबल हिना रबानी के साथ बैठे होते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज़। उन लोगों ने हमें बताया है कि वो बड़ी टफ निगोशिएटर हैं और बड़ी सख्त पाकिस्तान का मुकदमा लड़ती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से ज़्यादा टफ निगोशिएटर है और मुल्क का मुकदमा रखती हैं। लेकिन हिना रबानी खर भी लगता है कि शायद शी इज़ प्लेइंग टू द गैलरी और व्हाट। अब हिना रबानी खर ने एक क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा जी, एक लफ्ज़ होता है वेल्ड क्रिटिसिज्म, बड़ा जिसे कहते हैं ना ढका छुपा सा क्रिटिसिज्म करना, कि ये जी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। बहुत सारे अगर आप पाकिस्तानी जनरल से बात करें तो मुझे याद आई थी कि जनरल राशिद होते थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, आज से 2014-15 की बात है। उन्होंने एक दफ़ा कराची आइडियाज़ में कहा था द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हैज़ बीन अचीव्ड इन साउथ एशिया। अब फिर कह रहा है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। अब ये जो चीज़ है वो एक यूएन का एक हाई लेवल का एक पैनल डिस्कशन हो रही थी, वहाँ पे वो बात कर रही थी कि जो दुनिया का जो बड़ा मुल्क है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, और वो न्यूक्लियर एक्सेप्शनलिज्म की बात कर रहे हैं, वायलेशन हो रही है नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स की, और बेसिकली वो एक यूएन के, जैसे मैंने बताया, एक वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रही थी, और वो कह रही हैं जनाब इंडिया को जनाब जनरस सप्लाईज मिल रही हैं, एडवांस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स मिल रहे हैं, हो रहा है। ठीक है जी, अभी वो कह रहे थे जी कि जी पिछले महीने इंडिया ने को 5.94 ट्रिलियन रुपीज़, जो कि 72 अरब डॉलर का डिफेंस बजट रखा है 23-24 का, जो कि जारी बात है 13% ज़्यादा है पिछले पीरियड जो एस्टिमेट्स हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया को जो S-408 डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरी है, जो कि 5.43 बिलियन डॉलर की डील थी, वो अगले साल के जिसे आप कह लें कि 2024 के एंड तक कंप्लीट होगी। ये दिस इज़ व्हाट द हिंदू अखबार और ऑफिशियल सोर्सेज ये बताते हैं। अब ये जो चीज़ है कि ये इशू डिले इस वजह से आया, पेमेंट्स के मसाइल हैं, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस के मसाइल हैं। अब इंडिया जो है वो कई दफ़ा तो बड़ी बड़ी बातें बड़ी कर लेते हैं, लेकिन वो पैसे देना, चीज़ें करना, वो
चलाना वो बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। और ख़ासतौर पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जो 2024 का जो इलेक्शन है उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने से। वो दुनिया में किस तरह इंडिया के लोड बड़ा डिफेंस में हम पैसा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम का रुकना और स्लो होना और ये कहना कि 2024 में आएगा, दैट मेक्स, ये इसमें जारी बात है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यूज़ इन इट। और जिसे अब ये कहा जाता है कि ये चीज़ें हैं। अब ये जो S-400 की जो एक जिसे जो थर्ड S-400 रेजिमेंट है, इसकी कंप्लीशन पे जारी बात है जो टाइम है वो थोड़ा लगेगा। लेकिन जो मैं क्वेश्चन हिना रबानी खर ने जो डिस्कशन की है, मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान क्यों नहीं समझता कि अब साउथ एशिया को दुनिया उस तरह अहमियत नहीं देती। दुनिया अहमियत देती है इंडो पैसिफिक को। इंडो पैसिफिक के बारे में पाकिस्तान का क्या विजन है, क्या व्यू है, क्या स्कोप है और हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में हम बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हम समझते हैं कि साड़ों से गाली उधर हमें किसी ने मुंह लगाना है। क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है वो जिसे कहते हैं ना जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू, हम अपनी को कैश इन कराते हैं। और जियो स्ट्रेटेजिक जो वैल्यू है दैट वो वहाँ पे जाके कैश इन नहीं हो सकती, इंडो पैसिफिक में कैश इन नहीं हो सकती। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सारा टाइम यही कर रहे हैं जनाब, देखें साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो डेंजर में है। अगर साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डेंजर में होती तो दुनिया की ज़रूर अटेंशन यहाँ पे होती। देखें साउथ एशिया को दुनिया वैल्यू नहीं कर रही, दुनिया वैल्यू कर रही है इंडो पैसिफिक को। दुनिया का हर मुल्क, अमेरिका से लेके क्वाड की बात हो रही है, अभी G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उसमें साथ में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हो रही है। दुनिया का हर मुल्क जो है वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को पता है, क्योंकि अमेरिकन एंड वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड इंडिया, तो लिहाजा उसकी गल नहीं करनी। वैसे बायलैटरल ताल्लुकात हम उन मुल्कों के साथ रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये जितने भी आसियान के ममालिक हैं, ये जितने भी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, ये सारे जो भी हैं, उसके बाद साउथ कोरिया है, जापान वगैरह, ये सब जो भी इधर इस खिते में ममालिक हैं, ये सारे के सारे बड़े फेयर तरीके से चलते हैं। ये आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उस तरह अमेरिका और यूरोप की तरह नहीं देंगे। अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, इन टर्म्स ऑफ जो इंसेंटिव देते थे वो इसलिए देते थे उन्होंने थोड़ी लोड़ सी, इन्होंने साड़ी का लोड़ है भाई। जापान को हमारी क्या ज़रूरत है, साउथ कोरिया को हमारी क्या ज़रूरत है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हमारी क्या परवाह है, ठीक है। वो क्यों हमारे एक्सपोर्ट को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे, क्यों हमें हमारे बिजनेसमैनों को कहे आओ इधर आके, उनको 50,000 लोग और मिल जाएंगे, तो क्यों वो करे। सो अपनी आंखें ना चुराएं। मैं हिना रबानी खर से ये कहना चाहता हूँ, अपनी आंखें ना चुराएं। दुश्मन और खित्ता, ग्रेटर रीजन, ये जो बातें हैं ये अपनी थोड़ी बदलें। हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दुश्मन तो इंटरनल है। हमारी दुश्मनी तो फिर TTP से हुई, हमारी दुश्मनी जो है वो तो फिर हो गई जनाब आपकी गुर्बत से, हमारी दुश्मनी तो जो है वो इन्फ्लेशन से है, हमारी दुश्मनी तो इंटरनल है। उधर आप किसी तरह का जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो आप क्रिएट नहीं करना चाहते, और आप लगे हुए हैं एक ही चीज़ कहने पे कि जी ठीक है जी। अब हमारा ये है कि इंडिया के साथ कुछ अर्से पहले मैं सुन रहा था, हिना रबानी खर कहती है जनाब कि कोई डायलॉग नहीं हो रहा, ठीक है कोई मसला नहीं, ना बात करें, वो भी नहीं बात करना चाहते, नो प्रॉब्लम, लेकिन इंटरनली अपना घर तो ठीक करें ना। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्यों इंडो पैसिफिक को नहीं सोच रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान की एक वुमेन कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसलिए बुलाया गया था। हालांकि वुमेन कॉन्फ्रेंस में बिलावल का क्या काम है, लेकिन फिर भी चलो चले गए होंगे। और भी फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे आए हुए थे, UAE के, और भी मुझे याद है वहाँ पे आए हुए थे। तो उसके बाद वो सिंगापुर आई थिंक चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा जी वो फेसबुक हमें स्टार्स के जरिए पैसे देगा, जो ये करेंगे वो करेंगे अपने बच्चों के लिए, वो थोड़ा सा जिन्होंने जो फेसबुक के जो वो करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं इसमें फिट इन नहीं हो पा रहा। इसको समझ ही नहीं आ रही कि हमने इंटरनेशनली किस तरह अपने आप को रेलिवेंट रखना है। हमने हमेशा अपने खित्ते का फायदा उठाया, अब खित्ते का रिएक्शन होगी तभी हम इस जाल से जान छुड़ा सकेंगे। क्या वजह है कि इस तरह के इश्यूज पे पाकिस्तान का मीडिया आपको लगता है बात करता है जिस तरीके से हम मतलब इन इश्यूज पे बात करते हैं, और होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जी, बहुत जरूरी है। इस इशू पे तो लाजमी होनी चाहिए जिससे मुल्क का फायदा हो, अवेयरनेस आए और पब्लिक को पता चले, लोगों को पता लगे। यहाँ बस इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी जान छोड़ दें यार, सब जान छोड़ दें। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, ये जितने रिटायर फौजी हैं ना, प्लीज़ ये अपने ज़माने में बोल लेते तो अच्छा था। उस वक्त वो नौकरियां करते रहे, पैसे लेते रहे,
बंगले लेते रहे, मुरब्बे लेते रहे। अब जो मौजूदा है उनको जनाब वो लगे हुए बातें कर रहे हैं, वो ये इस तरह वो इस तरह, जान छोड़ कल परसों एक को पकड़ा भी गया है मेजर शुएब साहब शुएब को। साहब, आप देखें ना, ये साहब कहते हैं मैं नहीं, भाई आप सीधा ही बैठ के टीवी पे टॉक शो पे। मेरा एक और रिक्वेस्ट है मीडिया से कि जनाब प्लीज ये किसी रिटायर फौजी को किसी मीडिया पे बुलाना ही नहीं चाहिए। इनका क्या काम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी नहीं, स्पीच वो स्पीच अपने उनके अपनी फील्ड, ये डॉक्टर साहब बन के आए हैं, अपनी फील्ड में करें। इनका क्या सियासत के साथ ताल्लुक है इन चीजों का? आप इनसे एग्री करते हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इनसे डिसएग्री करता हूँ। ओपिनियन तो देनी जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है ना, उनको बुलाना नहीं चाहिए। देखिए कैटेगरीज हैं, ऑफिसर्स हैं, GSEs ORs हैं। अगर ये जो बात कर रहे हैं या इनकी जो थिंकिंग है ना, वो ऑफिसर्स लेवल की है। जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जैसे अभी अमजद साहब पकड़े गए हैं या उनको गिरफ्तार किया गया, ये पाकिस्तान में अफसरशाही यहाँ पे बोलेगा वो गिरफ्तार जी, जो वो सिर्फ गिरफ्तार नहीं, वो एजेंट होगा इंडिया का, वो वेस्टर्न। आप उसको गद्दारी का नाम दे दें, आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन ये एक वाहिद मीडिया है जो उम्मीद है और जो अवेयरनेस लोगों में हो रही है। हर बंदा बात करता है, चैनल्स इतने हैं, मीडिया, सोशल मीडिया आ गया। हाँ जी, सोशल मीडिया आ गया और मीडिया एक या तरह की ये फाइट कर रहा है, ये जंग कर रहा है। लेकिन जो हम डिसहार्ड हैं टोटली, 75 ईयर्स हो गए इस मुल्क को जनाब बने हुए, तो किसने मुल्क के ये जो जमहूरियत है ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी ये MNA MPs है ना, सब मुफाद पर। क्या होना चाहिए? अगर डेमोक्रेसी नहीं तो फिर क्या होना? डेमोक्रेसी फेयर होने ना, मेरा कहने का मकसद है अगर डेमोक्रेसी हो तो फेयर हो। ये जिस तरह हमारे मुल्क का इलेक्शन सिस्टम है, ये आप नहीं जानते, ये सिलेक्शन है या इलेक्शन है। बात को वाइंड अप करते हैं। सर का काफी टाइम लिया, डॉक्टर साहब का काफी टाइम लिया, यहाँ पे बस सजेशन लेंगे कि कैसे बेहतरी आ सकती है। अच्छा जी जी, चाहता हूँ यहाँ पे अलमिया ये है हमारे मुल्क का कि अगर आप कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर दें तो वो आपको गद्दार का सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर आप मौलवी के खिलाफ बात कर दें कि उससे बात पूछ लें, वो कहेंगे ये गुस्ताख है। अगर आप अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से कोई सवाल कर लें, वो कहेंगे तौहीन अदालत लगा दें। यानी हम लोगों की ज़बानें बिल्कुल बंद कर दें, उनको कोई क्वेश्चन ना एट द करें। एंड हमारे आइन में, हमारे कानून में ये लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में वो मौजूद। तो जो आइन के आर्टिकल, जो फर्स्ट आर्टिकल है ना 11 से 28 तक, वो ये फ्रीडम ही बताते हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट practically है। नजर नहीं लेकिन वो प्रैक्टिकली आप देख लें कहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप डॉक्टर साहब ये बताएं कि कैसे इंडिया, इन्होंने ये बोला कि दुनिया की 5 बड़ी इकॉनमी, आपने भी बोला बन गया, तीसरी बनने जा रहा है। कैसे उन्होंने अपनी पॉलिसीज और सख्त फैसले कैसे किए? वो रशिया के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों पे पाबंदी लगाई है यार। किस चीज? हमारी यहाँ आबादी देखे ना, ये माशाल्लाह जो भी लोग किसी के 70 बच्चे, किसी वो के दुनिया की कंट्रोल किया अपनी वो आबादी दुनिया की इस टाइम पहले नंबर पे, चाइना को भी काट गए हैं। तरक्की के बाद उन्होंने किया, अदरवाइज तो पाबंदी थी जनाब। दूसरा बच्चा 5 साल बाद 10 साल बाद वहाँ पैदा होता। क्या कहना है? मैं छोटी सी ना, इंडिया ने ना पिछले 10 सालों में कम से कम या 20 साल कह लें, एक पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी ये थी कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर मेड। हाँ बिल्कुल। और इंडिया के लिए चीज़ें बनाएं इंडिया के अंदर ही। और मजे की बात, जो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी, मैं तो स्टडी करता हूँ इसके ऊपर, मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया के साथ प्रोजेक्ट करती है, आईफोन की बात कर लें, आप किसी गाड़ी के ब्रांड की बात कर लें, फरारी की बात कर लें, किसी की भी, वो कहते हैं यहाँ पे आगे अपना प्लांट लगाओ। इंडिया ने जापान से ज़्यादा इस दफ़ा गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की हैं, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं ना बार बार कि पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान, सर उनके बुनियादी डिफरेंस हमारे अंदर ये है कि उन्होंने बजाय किसी को ब्लेम करने के ना, अपने आप उन्होंने खुद को ठीक कर लिया। मसला बस यहाँ पे ये है। आप क्या कहेंगे, कैसे ग्रो कर गया? बस इस पे इसके बाद wind up उसमें ये है कि जब तक हम अपनी इम्पोर्ट को जो है कंट्रोल करेंगे और वो किस तरह कंट्रोल होगी, जब हम यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग